हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल। देखो भाई, सुबह के 4 बज रहे हैं। ठीक है। सुबह के 4 बजे मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नींद भी आ रही है। ठीक है। तो अगर क्लास के दौरान अगर मुंह से कुछ और निकल जाए, बता कुछ रहा हूँ, मुंबई के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ और कोलकाता बोल जाऊँ, तो समझ जाना कि हाँ, थोड़ा सा थकान का इशू है और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं सर, आप आपने थोड़ा सा गलत बोल दिया या कोई ऐसी चीज़ है, सर इसे करेक्ट कर लीजिए। आपने इंडिया की राजधानी दिल्ली की जगह कुछ और बता दी, खैर ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ छोटी मोटी त्रुटि हो जाए, कुछ छोटी मोटी एरर हो जाए, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो आप सभी के सामने ये रहा। लिखा हुआ है, विनिंग डजंट ऑलवेज मीन बीइंग फर्स्ट। जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा पहले आए, यानी कि आप हमेशा फर्स्ट आए। जीतने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा फर्स्ट ही आए, कि अगर आप फर्स्ट नहीं आए तो आप जीते नहीं हो, या आप विनर नहीं कहलाए, या आप फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आए तो आपको ये लगता है कि हमेशा फर्स्ट आएंगे तभी हम जीत पाएंगे। विनिंग का मतलब ये भी होता है कि यू आर डूइंग बेटर देन यू आर डन बिफोर, यानी कि आपने कल जो किया था, आपने आज से पहले जब ये किया था, तो क्या आज आपने जब वापस से ये चीज़ की तो क्या कल से बेहतर की। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपने जो काम किया था, इस बार जब आप कर रहे हैं तो वो पहले से बेहतर होना चाहिए। ये भी विनिंग ही होती है, ये भी जीत ही होती है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो चैनल पर पहली बार आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पर आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको सभी क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल आप सभी के सामने है, तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो इस क्लास की जो पीडीएफ है, करंट अफेयर्स क्लास की जो पीडीएफ है, वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन होगा और फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज का डिटेल डिस्कशन होगा। पहला क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अनाउंस दैट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will be awarded the country's highest honor, the Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean। कंट्री का नाम क्या होगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो घोषणा अभी रिसेंटली की गई है, ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई है। हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले बारबाडोस जो कंट्री आपकी यहाँ पर बनती है, बारबाडोस नॉट बारबाडोस, बारबाडोस जो कंट्री बनती है, उसने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी जी को इससे पहले सम्मानित किया था। वो न्यूज़ भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय यहाँ पर बन गए हैं टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। इस सम्मान को हासिल करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आगे का डिस्कशन करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग यहाँ पर, आप लोग सेशन अगर आपको यहाँ पर पसंद आता है ऑन डेली बेसिस, तो आप यहाँ पर क्या करें, सेशन को लाइक और शेयर यहाँ पर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों के साथ। एक बार फटाफट से सेशन को जहाँ कहीं भी हो सके शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी, विच रिकग्नाइजेज हिज कंट्रीब्यूशन। तो आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है, कि उन्होंने संबंध मजबूत बनाए हैं, स्ट्रेंथिंग टाइज, यानी कि संबंधों को मजबूत बनाया है बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। तो भारत और मॉरिशस के संबंधों को मजबूत बनाने में जो उनका योगदान रहा है, उसके लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये जो मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, ये 21st इंटरनेशनल अवार्ड है, कन्फर्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय अ फॉरेन नेशन। यानी कि अभी तक केवल मॉरिशस ही नहीं, कई और कंट्रीज ने भी अपने देश के जो सर्वोच्च सम्मान है, अपने देश के जो हाईएस्ट ऑनर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिए हैं। तो टोटल अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करता हूँ, तो संख्या यहाँ पर याद कर लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिसेंटली
मॉरिशस ने अपना जो सर्वोच्च सम्मान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया, तो वो नंबर्स के अकॉर्डिंग कौन से नंबर का है, तो ये 21वां इंटरनेशनल अवार्ड है जो किसी फॉरेन कंट्री ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मान में अपने देश के सर्वोच्च सम्मान के तौर पर दिया है। ठीक है। राम गुलाम, मतलब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारतीय मूल के हैं, उनका सरनेम राम गुलाम, सेड मोदी जी इज द फिफ्थ फॉरेन नेशनल टू रिसीव दिस डिस्टिंग्विश रिकॉग्निशन। तो इस सम्मान को हासिल करने वाले मोदी जी ओवरऑल 5वें विदेशी नागरिक हैं, यानी कि इससे पहले 4 और फॉरेन पर्सनैलिटीज को यह अवार्ड मिल चुका है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला जी को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं, यानी कि उस कंट्री के द्वारा, मॉरिशस के द्वारा जब भी ये अवार्ड विदेशियों को दिया गया या फॉरेन कंट्री के पर्सनल्स को दिया गया, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 5वें पर्सनैलिटी आपके यहाँ पर बनेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मेरे साइड में ना ये एक अजीब तरीके का जो ये आ रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन क्लियर है यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जी वैसे 5वें नागरिक यहाँ पर बनते हैं इस कंट्री के द्वारा जिनको यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है, विदेशी पर्सनल के तौर पर, विदेशी व्यक्ति के तौर पर। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले डिस्कशन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है भाई, चलिए अगला डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु इज ऑन अ विजिट टू मॉरिशस। आप सभी को याद होगा, हमने क्लास में डिस्कशन किया था कि मोदी जी को मॉरिशस कंट्री ने इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। तो जो मॉरिशस का नेशनल डे है, वहां का जो राष्ट्रीय दिवस है, डेट आप लोग लिखकर बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये न्यूज़ कवर कर चुके हैं अपने सेशन में। तो मॉरिशस अपना नेशनल डे किस तारीख को मनाता है, लिखकर बताइएगा। और इस साल जो नेशनल डे हुआ था उसमें चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और लास्ट ईयर 2024 में जो चीफ गेस्ट थे मॉरिशस के नेशनल डे के, वो हमारे देश की प्रेसिडेंट थी द्रौपदी मुर्मू जी। लास्ट ईयर मुर्मू जी गई थी, हमारे देश के राष्ट्रपति गए थे, और इस साल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गए हैं एज अ चीफ गेस्ट मॉरिशस के नेशनल डे। तो इसमें शामिल होने के लिए उनकी विजिट हुई थी और उन्हें सम्मानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो पेड अ विजिट टू दी आयुर्वेदा गार्डन। तो जब वो मॉरिशस विजिट पर पहुंचे, है ना, वहाँ का नेशनल डे सेलिब्रेशन देखा, वो आयुर्वेदा गार्डन भी गए। ठीक है, आयुर्वेदा गार्डन एट द स्टेट हाउस इन मॉरिशस, मॉरिशस के स्टेट हाउस में है, एंड विच हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। तो भारत सरकार के साथ मिलकर मॉरिशस की गवर्नमेंट ने इस आयुर्वेदा गार्डन को डेवलप किया था, जिसकी विजिट भी मोदी जी करने गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयुर्वेदा गार्डन कहाँ है, जहाँ पर रिसेंटली मोदी जी की अभी विजिट हुई थी, तो याद रखना पड़ेगा। He presented the president and the first lady of Mauritius। तो जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति की जो वाइफ होती है वो फर्स्ट लेडी कहलाती हैं। तो मॉरिशस के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने होली संगम वाटर महाकुंभ में गंगा यमुना सरस्वती के संगम का संगम वाटर उन्हें भेंट किया, उन्हें एज अ गिफ्ट एक पॉट में उनको दिया। साथ ही साथ जो सुपर फूड है, बिहार का जो मखाना है, वो उनको दिया, और बनारसी साड़ी उनको गिफ्ट की। अगर आप किसी के यहाँ एज अ गेस्ट जाते हो तो भाई कुछ गिफ्ट भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। इतना बड़ा सम्मान मोदी जी को दिया है, तो मोदी जी की तरफ से उनको एक गिफ्ट भी उनको दिया जाएगा। तो ये गिफ्ट मोदी जी ने वहाँ के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को यहाँ पर दिए। आगे बात करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि अब इस लिस्ट में कौन शामिल हो गया है, इस लिस्ट में मॉरिशस भी शामिल हो गया है। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो आप सभी को याद होगा कि बारबाडोस ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सम्मान दिया था, खैर मोदी जी वो सम्मान रिसीव करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन मोदी जी को ये सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये 2025 में मोदी जी को दिया गया। और अब मॉरिशस का अवार्ड भी इसी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। इससे पहले कुवैत ने, गुयाना ने, नाइजीरिया ने, रशिया ने, भूटान ने, फ्रांस ने, इजिप्ट ने, अलग अलग ईयर्स में, ईयर भी आप सभी के सामने रहेंगे।
ठीक है, और कंट्रीज के नेम भी आपको यहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएंगे, सो डोंट टेक टेंशन। पापुआ न्यू गिनी, फिजी कंट्री हो गया, यूएस हो गया, यूएई हो गया, मालदीव हो गया, फिलिस्तीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया। तो इन कंट्रीज की लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। इससे पहले ये सभी देश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के राजकीय सम्मान या फिर अपने देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित कर चुके हैं। क्लियर है सभी को? देन से यस कि हाँ सर ये पॉइंट क्लियर, ये लिस्ट क्लियर। ठीक है, कम से कम 2025 और 2024 में मोदी जी को जो सम्मान दिए गए हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा कि 2024 और 2025 में कौन कौन से अवार्ड मोदी जी को मिले हैं और किन कंट्रीज ने दिए हैं, और उन कंट्रीज के इन अवार्ड्स के नेम क्या हैं, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट who has been elected by the Canada's ruling Liberal Party as its leader and prime minister after the resignation of Justin Trudeau, who was in power for the 9 years। 9 साल तक सत्ता में रहने वाले जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा के सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने किसे अपना नेता और प्रधानमंत्री चुना है। वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं, वहां पर नई पार्टी सत्ता में नहीं आई है, जो पार्टी अभी सत्ता में थी, पावर में थी, वही पार्टी अभी भी पावर में है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में एनडीए की गवर्नमेंट है। एनडीए का मतलब क्या होगा? एनडीए का मतलब है कि बीजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी की जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, यानी कि जो भी अलायंस हैं, यानी कि जितनी भी दूसरी पार्टियां जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं केंद्र में सरकार बनाने के लिए, तो बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को मिला लें तो जो पार्टी का नाम बनता है उसे एनडीए गवर्नमेंट कहते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो मुझे लिखकर ये बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो इस गठबंधन सरकार को किस नाम से जाना जाता है? लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कनाडा के अंदर जो पार्टी सत्ता में थी वही पार्टी सत्ता में है, बस उन्होंने अपना क्या किया है कि पार्टी का जो कैंडिडेट है कि उनकी पार्टी की तरफ से अभी तक प्राइम मिनिस्टर थे आपके कौन? जस्टिन ट्रूडो। अब जस्टिन ट्रूडो को हटाकर इन्हें नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो किसे नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? इनका नाम है मार्क कार्नी। इनका नाम है मार्क कार्नी। ठीक है, तो डिस्कशन कर लेते हैं। मार्क कार्नी इज अ रिनाउंड, ये एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और ये कनाडा के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ कनाडा। तो जिस तरीके से इंडिया में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, ठीक उसी तरह से कनाडा का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ कनाडा। तो ये वहां के गवर्नर भी बन चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आरबीआई के 15th गवर्नर रह चुके थे, 15th गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के 15वें गवर्नर थे और आगे चल के देश के 2 बार प्रधानमंत्री भी बने। तो ऐसा ही मार्क कार्नी के साथ भी है कि ये कनाडा के सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और अब वहां पर ये प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। क्लियर है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो स्मृति स्थल बनना है, उनको याद करने के लिए उनके कमेमोरेशन में उनका जो स्मृति स्थल बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, जरा मुझे लिखकर बताएगा। मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है। 59 ईयर इनकी उम्र आपकी यहाँ पर बनती है। कार्नी साहब की बात करें, वॉन द रेस, इन्होंने रेस जीत ली है टू बिकम द नेक्स्ट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ये कनाडा के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बाई सिक्योरिंग मोर देन 85% ऑफ द वोट्स ऑफ द लिबरल पार्टी मेंबर्स। तो जैसे इंडिया में बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, तो ठीक उसी प्रकार से वहां पर जो लिबरल पार्टी है और उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर मार्क कार्नी को अपना लीडर मतलब नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। ठीक है, तो 85% वोट्स इनको आपको यहाँ पर मिलते हैं। वोटिंग की प्रोसेस में इनको 85% वोट्स आपके यहाँ पर मिले। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को ये पॉइंट? क्लियर है सभी को ये पॉइंट? इनको 85% वोट्स आपके यहाँ पर मिलते हैं, तो लोगों ने इनको अच्छा खासा सपोर्ट किया। कार्नीज विन मार्क्स द फर्स्ट टाइम एन आउटसाइडर with no real political background has become the Canadian Prime Minister। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। देखो आजकल क्या होता है कि राजनेता जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं,
तो उनके उनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन होता है या उनका पूरा बैकग्राउंड ही पॉलिटिशियन का होता है। अब ये अगर हम लोग बात करें तो कायदे से पेशे से देखा जाए तो एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। आरबीआई उन वहाँ का आरबीआई मतलब वहाँ का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो शुरुआती प्रोफेशन इनका पॉलिटिशियन का था ही नहीं। आगे चल के इन्होंने यहाँ पर ये पार्टी ज्वाइन करी और आगे चल के पॉलिटिशियन बने। तो एक आउटसाइडर हैं जिनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इनके बारे में ये कहा जा रहा है ये बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से पॉलिसीज हैं कनाडा के ऊपर, अभी आपने सुना भी होगा कि कनाडा के ऊपर डबल टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। तो अब देखना ये होगा कि मार्क कार्नी जो कि एक अच्छे खासे इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था की अच्छी जानकारी है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए डबल टैरिफ को वो किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे, किस तरीके से कनाडा की इकोनॉमी को आगे लेकर जाएंगे, ये देखने वाला होगा। कनाडा कनाडा की कैपिटल बनती है ओटावा और करेंसी आपकी यहाँ पर बनती है डॉलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, that which of the following temple is going to launch the world first gold and silver pendant ATM? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दुनिया का पहला सोने और चांदी के पेंडेंट एटीएम शुरू करने जा रहा है? मतलब इस एटीएम से सोने और चांदी के पेंडेंट निकलेंगे। पेंडेंट समझते हो ना, जो गले में चेन के साथ एक पेंडेंट डाल लिया जाता है, देखने में अच्छा लगता है। तो इस एटीएम से, ये एटीएम किस मंदिर में लगाया गया है और इस मंदिर के इस एटीएम से सोने चांदी के पेंडेंट निकलेंगे जिस पर देवी देवता की तस्वीर भी होगी। तो ये आपको एज एज आशीर्वाद आप मतलब ये ले सकते हो। ये मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, जिसे तिरुमाला टेम्पल भी कहते हैं, तो तिरुपति बालाजी मंदिर या तिरुमाला टेम्पल आंध्र प्रदेश, इस मंदिर ने डिसीजन लिया है सोने चांदी के पेंडेंट वाला एटीएम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो तिरुमाला टेम्पल विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्ड पेंडेंट एटीएम। मैं इस मंदिर में गया हूँ, करीब 2 साल पहले मैं इस मंदिर में गया था, क्योंकि ये मंदिर मतलब ये जो टेम्पल आपका है आंध्र प्रदेश, जो कि बेंगलोर कर्नाटका से पास पड़ता था। तो जब मैं एम्बाइब में था, एम्बाइब के हेड ऑफिस में जब मैं था, मतलब एम्बाइब के लिए जब वर्किंग था, एम्बाइब के लिए टीच करता था, तो उस समय हम इस मंदिर में विजिट करने गए थे। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, आध्यात्मिक मंदिर है, तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। तो नीचे देखो तिरुमाला पर्वत है, तिरुमाला पर्वत पर यह टेम्पल है और नीचे तिरुपति शहर है, ऊपर तिरुमाला पर्वत पर यह मंदिर मौजूद है, ठीक है। तो तिरुमाला तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ये वो संस्था है जो इस मंदिर को रन करती है, इज गोइंग टू स्टार्ट वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर पेंडेंट एटीएम, यानी कि इस एटीएम से सोने और चांदी के पेंडेंट निकलेंगे। तिरुमाला मंदिर में ये एटीएम लगाया जा रहा है। पेंडेंट्स विद पिक्चर्स ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा, ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो भगवान विष्णु या वेंकटेश्वरा की तस्वीर उस पेंडेंट पर होगी और गॉडेस लक्ष्मी की तस्वीर भी उस पेंडेंट पर होगी। कैन बी परचेज, आप इस पेंडेंट को परचेज कर सकते हैं एटीएम मशीन के थ्रू, ड्यू टू विच फेथ कैन बी कनेक्टेड विथ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भगवान के प्रति आपकी आस्था है उसे आप टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं, आस्था वही है ना, वो आता नहीं था स्टार प्लस पर, है ना, रिश्ता वही सोच नहीं। तो देखो टेक्नोलॉजी नहीं, आस्था वही। तो आप यहाँ पर इस एटीएम से क्या कर सकते हैं, पेंडेंट वगैरह खरीद सकते हैं। तिरुमाला, ये तिरुपति बालाजी जो मंदिर आपका है, ये वही मंदिर है जो कुछ समय पहले विवादों में आया था, जहां पर लड्डुओं में जो घी का इस्तेमाल किया गया था उसमें मिलावट सामने आई थी। आप सभी को याद है, ये मामला काफ़ी उछला था कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद मिलता है उसके घी में जो मिलावट थी, उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, अगर आप सभी को याद हो। द गोल्ड एंड सिल्वर पेंडेंट एटीएम्स विल प्रोवाइड द पेंडेंट, आप 2 ग्राम तक का पेंडेंट खरीद सकते हैं एटीएम से, 5 ग्राम तक का और 10 ग्राम तक के वेरिएंट्स आपको यहाँ पर पेंडेंट के मिल जाएंगे इसके एटीएम से। तिरुपति या तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ऑलरेडी हैज डोनेशन कियोस्क रनिंग विच हैज बीन अ ह्यूज सक्सेस। तो अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो वहां पर डोनेशन कियोस्क भी लगा है, यानी कि एक तरीके की एक मशीन लगी हुई है। तो अगर आप इस मंदिर को कुछ दान करना चाहते हैं तो वो भी आप टेक्नोलॉजी की मदद से, कियोस्क की मदद से कर सकते हैं। कियोस्क एक तरीके का एटीएम ही होता है, लेकिन एटीएम से इसका साइज छोटा होता है, एक तरीके की कंप्यूटर स्क्रीन होती है
जिसमें आप यूपीआई की मदद से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। तो दान देने के लिए तो यहाँ पर पहले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेंडेंट वगैरह भी खरीद सकते हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक है, चलो, जय बालाजी लिख दो भाई। द शेयर होल्डर्स ऑफ विच कंपनी हैव पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी टू इटरनल। यहाँ पर ये जो तस्वीर लगी है इसे हाइड होना चाहिए था, कोई बात नहीं। किस कंपनी के शेयर धारकों को कंपनी के नाम को बदलकर इटर्नल करने के विशेष प्रस्ताव को पारित किया है? तो क्योंकि जो कंपनी है जोमेटो, ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। तो अब इसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अप्रूवल दे दी है कि अब जो कंपनी का नेम है, जोमेटो ऐप का नाम है, इटर्नल कंपनी का नाम है, तो कंपनी अब जोमेटो के नाम से नहीं इटर्नल के नाम से जानी जाएगी। इसके लिए जो प्रपोजल है वो पास कर दिया गया है। तो द ब्रांड नेम ऑफ द कंपनीज फूड डिलीवरी बिजनेस जोमेटो विल रिमेन सेम अलोंग विद द ऐप। तो आप ये मत सोचो कि जोमेटो का नाम बदलकर इटर्नल हो रहा है। जोमेटो जो ऐप है जिससे आप फूड ऑर्डर करते हो, डिलीवर करवाते हो, तो वो ऐप जोमेटो रहेगी। जोमेटो कंपनी की इस कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक कंपनी रहेगी, जोमेटो भी रहेगी, जोमेटो एप्लीकेशन भी रहेगी। तो जोमेटो इनके बिजनेसेस में से एक बिजनेस है फूड डिलीवरी वाला। इनका एक और बिजनेस है दैट इज कॉल्ड ब्लिंकिट, जिसमें आप 10 मिनट 15 मिनट में आप जो ग्रोसरीज वगैरह है वो आपके घर में, जैसे हम क्विक कॉमर्स कहते हैं, जहाँ पर हम अपने खाने पीने की चीज़ें XYZ बहुत सारी चीज़, जैसे कि जेप्टो है, जैसे कि स्विगी का इंस्टामार्ट है, जहाँ पर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ब्लिंकिट इनका ही बिजनेस है। एक और एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की थी दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, जिसके माध्यम से आप रेस्टोरेंट में टेबल वगैरह बुक कर सकते हैं, फाइन फाइन डाइनिंग कर सकते हैं। हाइपर प्योर भी इनकी एक कंपनी है। तो अब ये केवल फूड डिलीवरी बिजनेस में नहीं है, फूड डिलीवरी बिजनेस में केवल जोमेटो है, ब्लिंकिट हो गया क्विक कॉमर्स में, डिस्ट्रिक्ट अलग हो गई, ये कंपनी अलग हो गई। तो इस तरीके से इनकी 4 कंपनी है। तो इन चारों कंपनियों का 4 मेजर बिजनेसेस हैं इस कंपनी के। तो ये 4 मेजर बिजनेसेस इसी कंपनी के अंडर में आएंगे। तो ये चारों बिजनेसेस अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस हैं, और इन चारों बिजनेसेस को एक कंपनी कंट्रोल करेगी। तो कंपनी का नाम यहां पर हुआ है इटर्नल, और कंपनी के अंतर्गत इटर्नल के अंदर जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर काम करेगी। तो पहले ये कंपनी भी जोमेटो ही थी, और जोमेटो के तहत जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपर प्योर ये सब चलती थी। तो अब कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है। जोमेटो जोमेटो रहेगी, ब्लिंकिट ब्लिंकिट रहेगी, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगी, हाइपर प्योर रहेगी। इन सबको कंट्रोल करने वाली कंपनी इटर्नल हो जाएगी। समझ आया सबको? शेयर मार्केट में भी जो कंपनी का शेयर जोमेटो के नाम से लिस्टेड है वो भी बदल जाएगा, इटर्नल के नाम पर हो जाएगा। जोमेटो की बात करें, 2008 में इस कंपनी की स्थापना हुई। दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा ने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। इसका हेड ऑफिस गुड़गांव या गुरुग्राम इंडिया में, या हरियाणा स्टेट हो गया, इंडिया कंट्री हो गया, में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What is the name of the AI-driven media company launched by the अजय देवगन? अजय देवगन बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, उनके द्वारा लॉन्च की गई AI संचालित मीडिया कंपनी का नाम क्या है? तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक मीडिया कंपनी ओपन की है। मीडिया कंपनी का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में। करेक्ट आंसर रहेगा प्रिज्मिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन एक्टर एंड एंटरप्रेन्योर अजय देवगन इज मेकिंग अ बोल्ड मूव। इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, बोल्ड मूव उठाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मीडिया, क्योंकि अब एआई का इस्तेमाल लगभग हर फील्ड में हो रहा है, कि कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहां एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अब मीडिया में भी, सिनेमा में भी, फिल्मों में भी एआई का इस्तेमाल हो, इसके लिए उन्होंने कंपनी लॉन्च किया दैट इज कॉल्ड प्रिज्मिक्स, अ पायनियरिंग जनरेटिव एआई कंपनी, जो जनरेट करेगी, या जनरेटिव एआई के लिए इसको बनाया गया है, जिसका काम स्टोरी टेलिंग होगा। ये स्टोरी टेलिंग पर फोकस करेगी एआई की मदद से। बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ NY VFX वाला, इनकी एक और कंपनी थी जिसका नाम था NY VFX वाला। ये कंपनी काफ़ी सफल हुई, तो इनकी पार्टनरशिप हुई गुड बाय कंसास स्टूडियो
देवगन इज नाउ सेट टू ट्रांसफॉर्म कंटेंट क्रिएशन विद कटिंग एज एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी। तो इसकी सफलता के बाद NY VFX वाला, जिसमें VFX वगैरह के क्षेत्र में काम करने के बाद गूगल के साथ मिलकर उन्होंने जो ये कंसास स्टूडियो है उसमें पार्टनरशिप करने के बाद अब ये AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंटेंट क्रिएशन के लिए करेंगे, स्टोरी टेलिंग के लिए करेंगे। ठीक है। अजय देवगन विल लीड द प्रिज्मिक्स एज चेयरमैन। तो इस कंपनी के चेयरमैन भी कौन रहेंगे? सिंघम। सिंघम है ना। तो सिंघम AI में आ चुके हैं और सिंघम इस AI कंपनी के चेयरमैन रहेंगे। इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो दानिश देवगन कंपनी के रहेंगे को फाउंडर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर रहेंगे। वत्सल सेठ इस कंपनी के को फाउंडर और CEO रहेंगे। साहिल नायर इस कंपनी के को फाउंडर एंड CCO रहेंगे, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर रहेंगे। प्रिज्मिक्स कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो प्रिज्मिक्स जो कंपनी है इसका एम रहेगा टू ट्रांसफॉर्म द मीडिया लैंडस्केप अक्रॉस द फिल्म। जो फिल्में हैं, सीरीज हैं या एनिमेटेड ग्राफिक्स नॉवेल्स हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, कॉरपोरेट कंटेंट है, सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं, उन सभी में स्टोरी टेलिंग के लिए ये लोग AI का इस्तेमाल करेंगे और सभी की हेल्प भी करेंगे जो लोग इस कंपनी की मदद चाहते होंगे AI स्टोरी टेलिंग में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दैट who among the following has recently created history by becoming the country's first women union law secretary। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में देश की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनकर इतिहास आपके यहाँ पर रच दिया है? यानी कि आज तक कभी भी कोई भी जो यूनियन लॉ सेक्रेटरी था वो कभी फीमेल थी ही नहीं। पहली बार यूनियन लॉ सेक्रेटरी एक फीमेल को अपॉइंट किया गया है। नाम है इनका अंजू राठी राणा। ठीक है। रेखा कपूर कौन है? ये CM बनती हैं दिल्ली की। अन्नपूर्णा देवी और अनुसुईया सिंह पटेल ये दोनों आपकी यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखिएगा। डिटेल डिस्कशन करते हैं। अनुजा राठी राणा की अगर हम बात करें, इन्होंने इतिहास रच दिया है। बिकमिंग दी फर्स्ट विमेन, ये पहली महिला बन गई हैं टू बी अपॉइंटेड, जिन्हें नियुक्त किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो जो हमारे देश का न्याय और कानून मंत्रालय है उसके डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स की सेक्रेटरी बनाई गई है। फर्स्ट विमेन सेक्रेटरी बनी है ये राणा। एन इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर, ये एक इंडियन लीगल सर्विस ऑफिसर हैं और ये इस पद पर बनी रहेंगी, यूनियन लॉ सेक्रेटरी के पद पर ये 2 सालों तक बनी रहेंगी। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इससे पहले इस पद पर IAS ऑफिसर नितिन चंद्रा थे और ये पद कुछ समय से खाली था और अब इनका अपॉइंटमेंट, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इनके अपॉइंटमेंट को याद रखना क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड अ स्पेशलाइज्ड सेविंग्स अकाउंट फॉर विमेन NRIs, becoming the first Indian public sector bank to offer such a product। So what is the name of the specialized savings account? बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो भी NRI महिलाएं हैं, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, अप्रवासी भारतीय महिलाएं, NRI जो महिलाएं हैं जो इंडिया आती हैं, उनके लिए एक विशेष बचत खाता शुरू किया है जो इस तरह का प्रोडक्ट पेश करने वाला हमारे देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है। आपको बताना है कि इस विशेष बचत खाते का नाम क्या है। 4 ऑप्शन। इस बचत खाते का नाम है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्लोबल विमेन NRE एंड NRO सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सॉरी, इसकी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ग्लोबल विमेन NRE एंड NRO सेविंग्स अकाउंट जो आपके यहाँ पर हैं, ये किस तरीके के अकाउंट्स हैं? ये आपको बेनिफिट देंगे, मतलब कि जो भी NRI विमेन्स हैं उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा, इंक्लूडिंग कंसेशनल रेट्स ऑन होम एंड ऑटो लोन्स। तो अगर उनके पास ये अकाउंट है तो इस अकाउंट पर होम लोन और ऑटो लोन सस्ता मिलेगा। रिड्यूस्ड प्रोसेसिंग फी, तो जो प्रोसेसिंग फी है वो भी कम है। फुल वेवर्स ऑन लॉकर रेंट, यानी कि इस अकाउंट होल्डर को अगर लॉकर फैसिलिटी यूज करनी है, बैंक लॉकर यूज करना है, तो बैंक लॉकर के लिए किसी भी तरीके के रेंट को पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी कीमती चीजों को बैंक के लॉकर में रखते हैं तो उसके लिए आपको एक रेंट पे करना पड़ता है।
लेकिन अगर आपके पास ये खाता है, आप एक विमेन NRI हैं और आपके पास ये अकाउंट है, तो आपको लॉकर फैसिलिटी के लिए किसी तरह का रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। एंड अ कस्टमाइज्ड डेबिट कार्ड विद कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, साथ ही में एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा। और इस डेबिट कार्ड की मदद से जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर लाउंज होता है। जब आपकी फ़्लाइट में देरी होती है तो आप लाउंज में क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, खाने पीने को भी मिलता है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, खाने पीने को भी मिलता है, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एक्सेस होगा वो इस डेबिट कार्ड पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है कि नहीं बढ़िया, बताओ भाई। बैंक ऑफ बड़ौदा इस्टेब्लिशमेंट ईयर और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है, जरा मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BOB एंड व्हेन BOB established, लिखकर बताना। The account also comes with free personal and air accident insurance coverage। तो इस खाते के साथ आपको फ्री पर्सनल इंश्योरेंस कवरेज और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी आपको यहाँ पर मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टैब्लिशमेंट ईयर 1908। 1908 में एक और पब्लिक सेक्टर बैंक स्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक भी स्टैब्लिश हुआ था 1908 में। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेड ऑफिस वडोदरा गुजरात में है। इसके वर्तमान MD और CEO देवदत्त चंद हैं। इसके वर्तमान चेयरमैन मुकेश कुमार बंसल हैं। इस बैंक की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What is the name of the 2500 monthly cash scheme for women approved by the Delhi government? तो रिसेंटली दिल्ली सरकार के द्वारा स्वीकृत महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक नगद दिए जाएंगे और इस योजना का नाम क्या होगा? चार ऑप्शन यहाँ पर जो इमेज में आपको दिख रही हैं ये हैं दिल्ली की न्यू CM रेखा गुप्ता। तो ये वादा किया गया था कि 2500 यहाँ पर दिल्ली की महिलाओं को दिए जाएंगे फाइनेंशियल हेल्प के तौर पर। तो 2500 रुपये मंथली कैश स्कीम महिलाओं के लिए अप्रूव कर दी है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इस योजना का नाम है नारी सम्मान योजना, महिला विकास योजना, महिला समृद्धि योजना और दिल्ली विमेन्स वेलफेयर स्कीम। इसका नाम है महिला समृद्धि योजना। योजना पर डिस्कशन करेंगे। तो जो अभी इंटरनेशनल विमेंस डे आया था, कब आया था? 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो दिल्ली की वर्तमान CM रेखा गुप्ता ने जो अपना वादा था उसे पूरा किया एंड प्रोवाइड किए 2500 टू दी एलिजिबल विमेन, यानी कि जो महिलाएं इसके लिए कैपेबल हैं उन्हें 2500 रुपये, जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं उन्हें 2500 रुपये मंथली कैश उनको उनके खाते में मिलेंगे। इसके लिए करीब 5100 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि सरकार ने 2500 रुपये जो ये कैश है महिलाओं को देने के लिए 5100 रुपये का प्रोविजन रखा है। हैज़ बीन मेड इन द बजट ऑफ द नेशनल कैपिटल टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। तो 5100 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में रखे गए हैं इस योजना को लागू करने के लिए। एक कमेटी भी बनाई गई है और इस कमेटी को लीड कर रही हैं खुद दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसको लीड करने वाली भी रेखा गुप्ता जी ही हैं। अगर किसी महिला को इस योजना के माध्यम से 2500 मंथली फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी तो ऐसी महिलाओं का क्राइटेरिया है कि उनकी उम्र 21 साल कम से कम और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए और वो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन से होनी चाहिए, यानी कि उनकी एनुअल इनकम वो ऐसे परिवार से होनी चाहिए जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी ही महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। स्कीम का एम क्या है? आखिर क्यों 2500 रुपये कैश महिलाओं को इस योजना के माध्यम से दिए जा रहे हैं? टू एम्पावर विमेन विद फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो पैसा आएगा इससे महिलाएं सशक्त होंगी, वो पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, किसी अच्छे काम में यूटिलाइज कर सकती हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वो चाहें तो इस पैसे का इस्तेमाल करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, छोटी सी दुकान, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 महीने पैसे इकट्ठे किए और 10 महीने तक लगातार 2500 उन्हें मिलते रहे तो 25,000 रुपये उनके यहाँ पर हो जाएंगे, 25,000 यहाँ पर हो जाएगा 10 महीने में।
इन 25,000 रुपयों से वो चाहें तो छोटी सी दुकान खोल सकती हैं, कुछ रोजगार का साधन खड़ा कर सकती हैं, है कि नहीं। इट हैज़ वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग मंथली अलाउंसेस, तो यहाँ पर मंथली अलाउंसेस भी हैं, सब्सिडाइज लोन भी मिल जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेज को, ताकि आप अपना बिजनेस माइक्रो छोटा एंटरप्राइज खड़ा कर सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पर महिलाओं को मिलेगी ताकि वो फाइनेंशियली बेहतर हो सकें, ठीक है भाई, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। क्वेश्चन नंबर 9, विच एडिशन ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर is being held in Kyrgyzstan from March 10 to March 23, 2025। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है खंजर एक्सरसाइज, तो इस साल कौन से नंबर की खंजर एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है? 11वें नंबर की, 12वें नंबर की, 13वें नंबर की या 14वें नंबर की? सही जवाब है कि इस साल 12वें नंबर की जो खंजर एक्सरसाइज है वो आयोजित आपकी यहाँ पर की जा रही है। तो द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर खंजर 12, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ओपनिंग सेरेमनी हुई है और ये एक्सरसाइज इस साल आयोजित हो रही है टोकमोक किर्गिस्तान में। अल्टरनेटली होती है, मतलब इस साल अगर किर्गिस्तान में हो रही है तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो इंडिया में होगी, है ना। इस तरीके से दोनों ही कंट्रीज आपस में जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको इस तरीके से, मतलब एक्सरसाइजेज को अल्टरनेटली आयोजित करते रहते हैं, ठीक है, अल्टरनेटली आयोजित करते रहते हैं। तो इस साल जो खंजर एक्सरसाइज है, 12वीं खंजर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान कहाँ आयोजित हो गई? टोकमोक। बहुत अच्छी सी बात है कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो खंजर एक्सरसाइज है, तो भाई टोको मत, टोको मत। खंजर जो है, अगर खंजर को टोका तो खंजर अपना काम ठीक से कर नहीं पाएगा, समझ रहे हो। खंजर को अगर टोका ना तो खंजर अपना काम ठीक से कर नहीं पाएगा, तो टोको मत, एक्सरसाइज चलने दो, ठीक है। खंजर 12 जो एक्सरसाइज है एम्स टू इनहेंस मिलिट्री कोऑपरेशन, यानी कि इंडिया एंड किर्गिस्तान के सैनिकों के बीच में, उनकी आर्मीज के बीच में सहयोग को बढ़ावा मिले, दोनों एक दूसरे से कुछ सीखें, एक दूसरे से कुछ जानें, नॉलेज शेयर करें एंड शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द किर्गिस्तान आर्मी। तो जो भी विशेष चीज़ें हैं, स्पेशल टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, वो उनसे सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट बाय द नाइट फ्रैंक, which country has emerged as a leading global wealth hub with the largest population of high net worth individuals? तो नाइट फ्रैंक की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा नेटवर्थ है, जो ज़्यादा अमीर हैं, की सबसे बड़ी आबादी के साथ अग्रणी वैश्विक धन केंद्र के तौर पर कौन सा कंट्री उभरा है? कुल मिलाकर ऐसे कंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, और ये कंट्री आपकी बनती है अमेरिका, जहां पर सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एक्चुअली में क्या होते हैं? अमीर लोग होते हैं, वो तो पता है, लेकिन एक्चुअली में कौन होते हैं वो भी समझेंगे। तो लंदन बेस्ड ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, कंपनी है आपकी नाइट फ्रैंक। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? ये लंदन बेस्ड है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस साल इन्होंने 19वां एडिशन रिलीज कर दिया है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 रिलीज कर दिया है। ये रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड कराती है ऑफ द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि दुनिया में जो समृद्धि है, वेल्थ है, अमीरी है, पैसा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके पास कितना पैसा है, किन कंट्रीज के पास कितना पैसा है, वो सब कुछ। तो ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है ग्रोइंग नंबर ऑफ द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि दुनिया भर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है और बढ़ रही है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इंडिया अब अमेरिका नंबर 1 पर है, तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या के आधार पर इंडिया की रैंकिंग नंबर 4 आपकी बनती है ग्लोबली,
ठीक है, जहां पर करीब 85,698 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं अकॉर्डिंग टू 2024। मतलब इसमें जो डेटा है वो 2024 का डेटा लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग है नंबर 4। और भारत में 85,698 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आपके यहाँ पर रहते हैं, जिसे लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए फ्रॉम 2023, तो यहाँ पर 6% इंक्रीज देखने को मिलता है। अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर है, तो अमेरिका ऑन लीडिंग पोजीशन। अमेरिका में करीब करीब 9,05,413 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। नंबर फर्स्ट पर है अमेरिका, नंबर सेकंड पर है चाइना। चाइना में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 4,71,634 है। और नंबर थर्ड पोजीशन पर है जापान, जहां पर 1,22,119 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं। नंबर 1 यूएसए, नंबर सेकंड चाइना और नंबर थर्ड जापान। और जापान के बाद आते हैं नंबर 4 पर इंडिया, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या के आधार पर। द रिपोर्ट डिफाइन, ये रिपोर्ट ही बताती है कि किसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहा जा सकता है। किस व्यक्ति को हाई नेटवर्थ, जिसकी जो नेटवर्थ है वो बहुत हाई है, वो व्यक्ति कहा जा सकता है जिसके पास इन्वेस्टेबल एसेट्स, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिसे निवेश किया जा सके, अगर 1 मिलियन यूएस डॉलर या उससे ज्यादा की इन्वेस्टेबल एसेट्स हैं कम से कम, तो वो व्यक्ति हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में आता है। अगर उसके बैंक के खाते में बचत के तौर पर ये पैसे पड़े हुए हैं, तो वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं है। अगर उसके द्वारा इन्वेस्टेबल एसेट्स का अमाउंट 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है, तो वो व्यक्ति हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है। इस रिपोर्ट में एक सेक्शन था जिसमें बिलियनियर का स्टेटस भी बताया गया है। अरबपतियों की संख्या के ऊपर भी डिस्कशन किया गया। अरबपति कौन होता है वो तो आप लोग अच्छे से समझते हो, जिसके पास कम से कम अरबों रुपए हो या जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा हो, वो 1 अरब हो जाएगा। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रखने वाला अरबपति कहलाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की रैंकिंग है नंबर 3। बिलियनियर्स की कैटेगरी में इंडिया की रैंक है नंबर 3 इन ग्लोबली। ठीक है, क्योंकि इंडिया में कुल 191 अरबपति हैं, 191 बिलियनियर्स हैं 2024 ईयर में। और अगर हम इंडिया के 191 बिलियनियर्स की टोटल वेल्थ को जोड़ दें, तो वो वेल्थ बन जाती है 950 बिलियन यूएस डॉलर। इतनी वेल्थ है, इतना पैसा है देश के 191 अरबपतियों के पास। नंबर 1 पोजीशन पर है अमेरिका, जहां पर सभी अरबपतियों की जो नेटवर्थ है वो 5.7 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तो इंडिया नंबर 3 पर है। नंबर 1 यूएसए, नंबर सेकंड चाइना, नंबर थर्ड इंडिया। बिलियनियर स्टेटस में नंबर 1 यूएसए, नंबर सेकंड चाइना, नंबर 3 जापान, नंबर 4 इंडिया ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, that which Indian bank has become the first to execute an aircraft financing transactions through its international banking unit IBU। IBU इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, जो कि इंडिया के गिफ्ट सिटी IFSC में मौजूद है। गुजरात में आपकी गिफ्ट सिटी बनी हुई है, और गिफ्ट सिटी में जो भी एंटिटीज वर्किंग हैं उनको फॉरेन एंटिटीज माना जाता है। तो गिफ्ट सिटी को इस तरीके से डेवलप किया गया है ताकि फॉरेन कंपनियां अपने हेड ऑफिसेस यहाँ पर ओपन कर सकें, यहाँ पर आ सकें, अपना ऑफिस खोल सकें। ठीक है, अगर उन्हें अपने देश में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो यहाँ आकर ओपन कर सकती हैं। जैसे कि कंट्री है सिंगापुर। अब सिंगापुर एक छोटा देश है, वहाँ पर अब इतनी जगह ही नहीं बची कि नई नई कंपनियां अपना हेड ऑफिस ओपन कर सकें। तो इस वाले इलाके में, यानी कि गिफ्ट सिटी में आकर वो अपना ऑफिस खोल सकती हैं। उन्हें बहुत सारी सब्सिडीज और बहुत सारे टैक्स में छूट मिलती है। और यहाँ पर जो भी बिजनेसेस या यूनिट्स इस्टेब्लिश होती हैं वो फॉरेन यूनिट्स कहलाती हैं। तो कौन सा भारतीय बैंक गिफ्ट सिटी IFSC में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट के माध्यम से विमानों को फाइनेंस करने के ट्रांजैक्शन को अंजाम देने वाला ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन किए हैं? यह है प्राइवेट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक, एक्सिस बैंक। तो चलिए डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। द डील वाज कंप्लीटेड फॉर AI फ्लीट। AI का मतलब यहाँ पर एयर इंडिया से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं। तो एयर इंडिया की फ्लीट सर्विसेज लिमिटेड के लिए डील कंप्लीट हुई है,
जो कि एक लीजिंग आर्म बनती है और होली ओन्ड कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी बनती है एयर इंडिया की। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप की हो चुकी है। एयर इंडिया पहले सरकारी एयरलाइन थी, अब किसकी हो चुकी है? टाटा ग्रुप की हो चुकी है। तो ये बेसिकली जो एग्रीमेंट हुआ है एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग का, ये एक्सिस बैंक और एयर इंडिया के बीच में हुआ है। इस अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो ये इन्वॉल्व है अ लॉन्ग टर्म यूएस डॉलर लोन। यहाँ पर एक लंबी अवधि का यूएस डॉलर लोन देने की बात कही गई है फॉर परचेज ऑफ 34 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, जिसके माध्यम से 34 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट एयर इंडिया आपकी यहाँ पर खरीदेगी। उसके लिए लॉन्ग टर्म यूएस डॉलर लोन लिया गया है एक्सिस बैंक से, विच विल बी डिप्लॉय एट एयर इंडियाज अपकमिंग पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये जो 34 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे, ये एयरक्राफ्ट अमरावती महाराष्ट्र में जो एयर इंडिया का पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आने वाला है, ये लोन वहां के लिए लिया गया है और ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट वहां के लिए आएंगे। ठीक है, तो एक्सिस बैंक हमारे देश का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग की डील आपकी की है गिफ्ट सिटी में, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सिस बैंक एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1993, बट 1993 में ये एक्सिस बैंक के नाम से नहीं जाना जाता था। 1993 में ये यूटीआई बैंक के नाम से आपके यहाँ पर जाना जाता था। यूटीआई बैंक यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक। यूटीआई बैंक का नाम बदला गया 2007 में, तो 2007 से इसका नाम है एक्सिस बैंक। उससे पहले इसका नाम था यूटीआई बैंक, याद रखिएगा। हेड ऑफिस रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। राकेश मखीजा इसके चेयरमैन हैं। अमिताभ चौधरी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। टैगलाइन बनती है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दैट हु बिकेम द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट द इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले, विजिट करने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री कौन बने हैं? अब देश के पहला रक्षा मंत्री वही बनेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में विजिट की होगी, और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो यही विजिट करने गए होंगे, कोई और तो विजिट करने गया नहीं होगा। सिंपल सा आंसर राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, जरा मुझे लिखकर बताइएगा। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली विजिट किया, विजिटेड द इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, जो कि ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना का इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इसको विजिट किया। 9 मार्च को इनकी विजिट हुई थी बेंगलुरु में। एक क्वेश्चन यहां से जो पुटअप हो सकता है, जिसे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडियन एयरफोर्स का इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन किस शहर में लोकेटेड है, जो रिसेंटली चर्चा में था। तो आंसर सिंपली रहेगा बेंगलुरु। ही बिकेम द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू टूर द फैसिलिटी। तो इस इंस्टीट्यूट को विजिट करने वाले वो देश के पहले रक्षा मंत्री बनते हैं। तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में पायलट ट्रेनिंग और एरोस्पेस मेडिकल रिसर्च आपकी यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दैट EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? रतन टाटा जी को दिया गया, नितिन कामत जी को दिया गया, मुकेश अंबानी जी को दिया गया, विजय शेखर शर्मा पेटीएम वाले उनको दिया गया। रतन टाटा आप लोग जानते हैं, मुकेश अंबानी आप जानते हैं। नितिन कामत बिलोंग करते हैं जीरोधा नाम की कंपनी से। आप लोगों ने जीरोधा नाम की कंपनी सुनी होगी, जो डीमेट अकाउंट वगैरह खोलती है, डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है जीरोधा। ये डीमेट वगैरह का नाम सुना होगा, जीरोधा में डीमेट अकाउंट खुलवा लो, है ना, शेयर वगैरह खरीदने बेचने हैं। विजय शेखर शर्मा वही अपने पेटीएम वाले। सही जवाब इस क्वेश्चन का है नितिन कामत, ऑप्शन नंबर बी। तो नितिन कामत जो कि फाउंडर हैं और वर्तमान में सीईओ हैं किसके? जीरोधा कंपनी के। इन्हें रिसेंटली EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए आपके यहाँ पर चुना गया है। नितिन कामत विल रिप्रेजेंट इंडिया। तो जब इन्हें यहाँ पर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है, तो नितिन कामत इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ग्लोबल स्टेज पर भी। ठीक है, क्योंकि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिए जाएंगे वो मोंटे कार्लो में दिए जाएंगे जून 2025 में। तो इस इवेंट में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड लेने जाएंगे नितिन कामत, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इन्हें अवार्ड दिया गया है, जीरोधा के सीईओ एंड फाउंडर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, what is the name of new collateral free digital SME, means small and medium enterprise loan product launched by SBI for women entrepreneurs?
आजकल तो ऐसा लग रहा है, मतलब अभी ये 8 मार्च जो गुजरा है, तो वहाँ पर बहुत सारे बैंकों ने, बहुत सारी कंपनियों ने पहले से प्लानिंग करके रखी हुई थी कि हमें महिलाओं से संबंधित प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। तो महिला उद्यमियों के लिए एसबीआई के द्वारा शुरू किए गए कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई लोन, मतलब जिसमें आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटल लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई लोन प्रोडक्ट, इसका नाम है एसबीआई नारी शक्ति। एसबीआई उद्योगिनी, उद्योगिनी, उद्योग होता है ना, उद्योग, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को हिंदी में कहते हैं उद्योग। तो ये हो जाएगा एसबीआई उद्योगिनी, एसबीआई अस्मिता और एसबीआई सखी। करेक्ट आंसर रहेगा आपका एसबीआई अस्मिता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई लोन प्रोडक्ट एसबीआई अस्मिता फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ऐसी महिला उद्यमियों के लिए है जो एसएमई या छोटी छोटी कंपनियां चला रही हैं और अपने बिजनेस को, छोटे छोटे बिजनेस रन कर रही हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हैं, उसे बड़ा करना चाहती हैं, उनके लिए ये लोन प्रोडक्ट है। ठीक है। इट इज ऑल्सो लॉन्च अ नारी शक्ति प्लेटफॉर्म, सॉरी, नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो ये जो आपका यहाँ पर लोन प्रोडक्ट है ये तो लॉन्च किया ही गया है, इसके साथ साथ नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द विमेन अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स। तो ये डेबिट कार्ड बहुत सारी महिलाओं को हेल्प करेगा। अगर कोई भी महिला ये न्यूली लॉन्च्ड नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड परचेज करती हैं, ये डेबिट कार्ड 100% रिसाइकिल प्लास्टिक से बना है। ये जो डेबिट कार्ड है वो 100% रिसाइकिल प्लास्टिक से बना है और रुपे पेमेंट गेटवे इसमें मिला है, डिजाइन एक्सक्लूसिवली फॉर द विमेन। तो इस डेबिट कार्ड से महिलाओं को कई सारे फायदे होंगे, रिवॉर्ड्स होंगे, रुपे गेटवे रहेगा इसमें। ठीक है। रिसाइकिल प्लास्टिक से बना हुआ ये प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, ये भी साथ ही साथ लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, that in which state has India's 58th टाइगर रिजर्व बीन established। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए अगर डाउट हो। यहां पर मैंने आपसे टाइगर रिजर्व का नाम नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है कि भारत में जो अभी रिसेंटली 58वां टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है, घोषित हुआ है, वो किस राज्य में है। असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये 58वां जो टाइगर रिजर्व इंडिया में आपका यहाँ पर रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है, ये एमपी में आपका यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है। टाइगर रिजर्व का नाम है माधव टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? माधव टाइगर रिजर्व। तो हम लोग आगे माधव टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी स्टेट में कोई नया टाइगर रिजर्व अगर घोषित किया जाता है तो ये नया टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के तहत घोषित किया जाता है। तो हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू किया गया था 1973 में आपका लागू किया गया था और देश का सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था, देश का सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था वो आपका यहाँ पर था जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये देश का पहला टाइगर रिजर्व था, ये याद रखिएगा। हर 5 साल में एक बार हमारे देश में टाइगर सेंसस होता है, टाइगर्स की पॉपुलेशन कैलकुलेट या काउंट की जाती है। हमारे देश में हर साल 29 जुलाई को टाइगर डे भी मनाया जाता है। हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है, वो भी टाइगर है, बंगाल टाइगर है। तो हमारे देश का नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर कब घोषित हुआ? 1973 में ही अनाउंस हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। माधव टाइगर रिजर्व की लोकेशन है मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए कि माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। इस टाइगर रिजर्व में ही साख्य सागर, साख्य सागर नाम का मैन मेड रिजर्व है, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया एक जलाशय है जिसका नाम है साख्य सागर। ये इसी टाइगर रिजर्व के अंदर है और इस मैन मेड रिजर्व को रामसर साइट का दर्जा दिया गया क्योंकि ये वाटर बॉडी है ना। साख्य सागर क्या है? इंसानों के द्वारा बनाया गई एक वाटर बॉडी है, वेटलैंड है। तो इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था 2022 में। याद रखना कि माधव टाइगर रिजर्व के अंदर जो
मैन मेड जो वाटर बॉडी है, वेटलैंड है, वो क्या है? साखे सागर। इसे रामसर साइट का दर्जा 2022 में मिला था। इससे पहले माधव टाइगर रिजर्व को शिवपुरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। माधव टाइगर रिजर्व का पुराना नाम था शिवपुरी नेशनल पार्क और इसका नाम बदला गया था, बदलकर हुआ गया था माधव नेशनल पार्क। और माधव नेशनल पार्क आगे चल के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बन गया है माधव टाइगर रिजर्व। तो इसका नाम जो बदला गया, शिवपुरी नेशनल पार्क इसका नाम इसलिए था क्योंकि ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन इसका नाम शिवपुरी से बदलकर माधव क्यों कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पर माधवराव सिंधिया जो ग्वालियर के महाराजा थे, उनका नाम था माधव राय सिंधिया, माधवराव सिंधिया। ये उनकी डायनेस्टी से बिलोंग करता था और सिंधिया डायनेस्टी जो थी वो मराठाओं से बिलोंग करती थी। तो ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया के नाम पर शिवपुरी नेशनल पार्क का नाम बदलकर माधव नेशनल पार्क किया गया था। टाइगर रिजर्व की बात करें, माधव टाइगर रिजर्व के अंदर एक छोटा सा महल, एक छोटा सा कैसल भी मौजूद है जिसका नाम है जॉर्ज कैसल। इसी माधव टाइगर रिजर्व के अंदर एक जॉर्ज कैसल है, एक छोटा सा महल है, एक छोटा सा कैसल है इस रिजर्व के अंदर, जिसे सिंधियाओं ने ही बनवाया था अपने टाइम पीरियड में, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चल के जो ब्रिटिश किंग हैं जॉर्ज पंचम, वो इंडिया विजिट पर आने वाले हैं। 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, तो जॉर्ज पंचम का दरबार लगा था दिल्ली में और 1911 में ही ये घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी उस समय कोलकाता हुआ करती थी। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से जो दिल्ली हुई थी वो कब हुई थी, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी, इस बात की घोषणा जॉर्ज पंचम का दरबार जो लगा था दिल्ली में, उसी में घोषणा की गई थी 1911 में। और अगले साल यानी कि 1912 से देश की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली हो गई। तो सिंधियाओं को लगा कि भाई जॉर्ज पंचम आ रहे हैं तो वो हमारी मेहनत देखकर खुश हो जाएंगे, चलो अगर वो हमारे यहाँ घूमने आए, है ना, माधव नेशनल पार्क घूमने आए, तो वो जॉर्ज कैसल में ठहरेंगे। और इसका नाम जॉर्ज कैसल क्यों है? क्योंकि वो जॉर्ज पंचम के नाम पर, जो कि उस समय ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे, उनके नाम पर इसका नाम जॉर्ज कैसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर दीजिएगा क्विकली। वेयर विल द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बी हेल्ड? हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जो शिखर सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था रिसेंटली मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है। दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और इसके एमडी किसे आपके यहाँ पर रिसेंटली नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा, अनिल कुमार शर्मा, विकास कौशल और रमेश गुप्ता। इस क्वेश्चन का सही जवाब है विकास कौशल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज, जस्ट अ मिनट, question number 19 is that which company became the first two-wheeler electric vehicle manufacturer in India to receive incentives under the PLI auto scheme? कौन सी कंपनी भारत में PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI का फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ऑटो योजना के तहत प्रोत्साहन यानी कि सब्सिडी या इंसेंटिव पाने वाली पहली दोपहिया ईवी निर्माता कंपनी बन गई है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एज अ होमवर्क दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत कठपालिया एज द एमडी एंड सीईओ फॉर विच बैंक फॉर द 1 ईयर? अगले 1 साल के लिए वापस से एमडी और वापस से सीईओ बना दिए गए हैं सुमंत कठपालिया। किस बैंक के? इंडसइंड बैंक के, ऑप्शन नंबर सी। आगे कुछ और क्वेश्चन है जो होमवर्क के तौर पर आपको लेके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मुशफिकुर रहीम ने रिसेंटली यहाँ पर रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी टीम का जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं रहा, इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो आपको बताना है कि ये किस टीम के प्लेयर आपके यहाँ पर बनते हैं जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ जो कि कैप्टन भी थे चैंपियंस ट्रॉफी में, उन्होंने भी रिटायरमेंट आपका यहाँ पर लिया है। तो इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर दैट विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च दी स्वावलंबनी इनिशिएटिव टू प्रमोट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? तो इसका आंसर भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं होमवर्क क्वेश्चन से सेशन की शुरुआत करेंगे।
तो ये ज़रूरी है कि आप सभी लोग होमवर्क क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डेली बेसिस पर सुबह 8 बजे आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमने इस क्लास में डिस्कस किया है उसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर ना किया हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए इस सेशन इस क्लास में इतना ही। अंकित गुप्ता साइनिंग ऑफ। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।